नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एमजेटी एजुकेशन में। तो दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो जानते ही होंगे कि साइंस का कितना बड़ा वेटेज होने वाला है। अब ये भी आपको पता होगा कि सबसे आसान इसमें साइंस ही पढ़ने वाला है आपके लिए। मैथ का लेवल पता नहीं कितना हट जाएगा, कोई नहीं जानता है, लेकिन साइंस काफी हद तक आसान आ सकता है। और इसीलिए आप लोग के दिमाग में ये होगा ही होगा कि हमको साइंस में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है, 25 में 25 तो करना ही है, ये टारगेट आपने बना रखा होगा। तो अगर आप लोग 25 में 25 स्कोर करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों एक बात ध्यान देने की जरूरत है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं साइंस में जिस पर ध्यान कम जाता है और वह इंपॉर्टेंट भी होता है। तो आइए कुछ ऐसे टॉपिक को देखते हैं जिस पर हमारा ध्यान बोल लीजिए या फिर आपका ही ध्यान जिस पर कम जाता है और वो एग्जाम में आ जाता है और छूट भी जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक है। हो सकता है आपने विशिष्ट उष्मा के बारे में कम पढ़ा हो, इसके बारे में जो भी क्वेश्चन बनेगा यहां से देखेंगे हम लोग। फिर गुप्त उष्मा के बारे में, फिर यहां पर आप लोग सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन, रिमर पैमाना, यहां से संबंधित जितने क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे मिलकर उन सभी को देखेंगे। फिर इसके बाद एंथैल्पी, एंट्रोपी, उष्मा चालकता गुणांक, ये सब क्या होता है और यहां से परिभाषा से संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सभी एग्जाम में आते हैं। तो आइए बारी बारी से देख लेते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये सब करने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे विशिष्ट उष्मा से संबंधित। और फिर जब दो वस्तुओं का ताप अलग अलग होता है, एक ही में मिलाया जाता है, तब क्या उष्मा हो जाती है, तब क्या ताप हो जाता है, वो सभी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आइएगा पहले हम लोग बात करते हैं विशिष्ट उष्मा के बारे में, यानी स्पेसिफिक हीट क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, विशिष्ट उष्मा का मतलब होता है किसी भी वस्तु की मात्रा में जो ताप बढ़ाया जाता है, ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा को ही विशिष्ट उष्मा बोला जाता है। यानी अगर हम लोग परिभाषा की बात करेंगे तो 1 ग्राम का जब हम लोग ताप बढ़ाएंगे तो 1 ग्राम का ताप बढ़ाने के लिए जो उष्मा की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग विशिष्ट उष्मा बोलते हैं। अब आपको पता, अब आप लोग यहां पर कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये ताप क्या है और उष्मा क्या है, ये तो एक ही चीज लग रहा है। नहीं दोस्तों, यहां पर ताप का मतलब है, ताप का मतलब कि कोई भी वस्तु कितनी गर्म है अथवा ठंडी है, ताप का मतलब ये बताता है। उष्मा का मतलब हम लोग उसमें कितना ट्रांसफर कर रहे हैं। जब हम लोग टेम्परेचर को ट्रांसफर करते हैं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर ट्रांसफर कर करके उसमें ज्यादा टेम्परेचर दे देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो उसको ताप बोला जाता है। लेकिन जब ट्रांसफर करते हैं तो उसको उष्मा बोला जाता है। तो वही जो ट्रांसफर हम लोग जितना करेंगे ताप बढ़ाने के लिए, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, उसी को विशिष्ट उष्मा बोलेंगे। अब इसका फार्मूला ये जान लेते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है। पहली बात, ये जो क्यू देख रहे हैं आप लोग, ये आवश्यक उष्मा है। अभी हम लोग विशिष्ट उष्मा का फार्मूला नहीं देखेंगे। ये है आवश्यक उष्मा, किसी भी वस्तु के ताप बढ़ाने में, मात्रा में ताप बढ़ाने में जो आवश्यक उष्मा है, क्यू बराबर एम एस टी। एम क्या है? वस्तु का द्रव्यमान है। एम क्या है? वस्तु का द्रव्यमान। यस है विशिष्ट उष्मा और टी है टेम्परेचर, यानी कितना हमने ताप बढ़ाया। तो एम एस टी, यहां से हम लोग एम निकाल लेंगे, सॉरी दोस्तों, यहां से हम लोग एस निकाल लेंगे, यानी विशिष्ट उष्मा। तो विशिष्ट उष्मा एस बराबर हो जाता है जो आवश्यक उष्मा क्यू बटा में पदार्थ का भार यानी एम इंटू टी, यानी जो उसमें टेम्परेचर बढ़ाया गया। तो एस बराबर क्यू अपान एम इंटू टी। एस बराबर क्या होगा? Q अपान एम इंटू टी, यानी Q का मात्रक क्या हो गया? कैलोरी, यानी ये उष्मा का मात्रक कैलोरी और इसका मात्रक ग्राम या फिर किलोग्राम बोल लीजिए, और ये टेम्परेचर का मात्रक केल्विन हो जाएगा। तो इसका मात्रक और फार्मूला आपको याद होना चाहिए, Q अपान एम इंटू टी, मात्रक जूल अपान जूल बटा किलोग्राम केल्विन। इतना याद हो गया, याद होना चाहिए दोस्तों, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं गुप्त उष्मा के बारे में, यानी लेटेंट हीट के बारे में। लेटेंट हीट क्या होता है दोस्तों? लेटेंट हीट होता है जब भी हम लोग पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए जो भी आवश्यक उष्मा होती है। अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन का मतलब ठोस से द्रव बना दीजिए या फिर द्रव से गैस बना दीजिए, पानी से भाप बना दीजिए, अवस्था ही परिवर्तन हो जाए तो उसके लिए जो उष्मा चाहिए, उसके लिए जो उष्मा चाहिए उसी को गुप्त उष्मा बोला जाता है। तो गुप्त उष्मा का फार्मूला आपसे पूछा जाता है, गुप्त उष्मा का फार्मूला Q अपान M। अब ये Q क्या है? आवश्यक उष्मा, और M क्या है? पदार्थ का भार। यानी M पदार्थ के भार में अगर हमको उष्मा बढ़ानी है, Q बढ़ानी है, तब उसको हम अनुपात को ही हम लोग गुप्त उष्मा बोल देंगे। यानी अगर हम लोग M बराबर 1 रख दें तो 1 ग्राम पदार्थ का अगर हम अवस्था बदलेंगे
तो 1 ग्राम पदार्थ का अवस्था बदलने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसी को गुप्त ऊष्मा बोला जाएगा। मात्रक पूछता है, मात्रक के बारे में याद रखिएगा, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी हो गया, ये भार का मात्रक ग्राम हो गया। कैलोरी प्रति ग्राम या फिर बोल लीजिए कैलोरी प्रति किलोग्राम, ये आपको दिखेगा, कैलोरी प्रति किलोग्राम दिखेगा आपको ना, यहाँ पर कैलोरी प्रति किलोग्राम मात्रक होगा गुप्त ऊष्मा का। अब एग्जाम्पल देख लीजिएगा, पानी को हम लोग जब भाप में बदलते हैं तो भाप में गुप्त ऊष्मा आ जाती है। कितनी गुप्त ऊष्मा होती है भाप की? 539 कैलोरी प्रति ग्राम, यानी 1 ग्राम में कितनी कैलोरी? 539 कैलोरी। तो भाप की गुप्त ऊष्मा पूछी जाती है 539 कैलोरी प्रति ग्राम। यह हो गया गुप्त ऊष्मा के बारे में। आपको मात्रक याद रखना है, सूत्र याद रखना है। मात्रक और सूत्र से फिर यहां से आप लोग विमा भी निकाल सकते हैं, तो विमा भी पूछा जाता है। तो दोनों का आपने सूत्र देखा, मात्रक देखा। अब हम लोग बात करते हैं जहां से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन तथा र्यूमर पैमाना में संबंध। यहां से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अब देखिएगा, जो सेल्सियस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं। सी को क्या बोलते हैं? सेल्सियस। अच्छी बात है। अब फारेनहाइट को किससे प्रदर्शित किया जाता है? एफ से। एफ बराबर फारेनहाइट हो गया। और बता दीजिए केल्विन को कैसे प्रदर्शित किया जाएगा? तो ये हो गया केल्विन। और एक आता है नया नया मार्केट में आएगा दोस्तों, र्यूमर पैमाना। इसको क्या बोला जाता है? र्यूमर पैमाना। हो सकता है आपकी मार्केट में या फिर आपके एग्जाम में भी नया नया आए र्यूमर में बदलने के लिए। तो इसका फार्मूला जानिएगा, क्या होगा फार्मूला? बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए। पहले तो हम लोग लिखेंगे सी बटा में 5, सी बटा में 5 बराबर F माइनस 32 बटा में 9 बराबर, यहां पे फिर हम लोग देखेंगे R/4। एक चीज और बचा है K माइनस 273, K माइनस 273 बटा में 5। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। सी बटा में 5, अगर फारेनहाइट सेल्सियस के बारे में पूछेगा, एफ सी बटा 5 बराबर F माइनस 32 बटा 9, या फिर अगर सी बटा 5 और K माइनस 273 बटा 5 के बारे में बात करेगा तो 5 5 कट जाएगा, सी बराबर K माइनस 273 केवल होता है। यहां से हम लोग न्यूमेरिकल अभी सॉल्व करेंगे। आपको याद रख लेना है, सी बटा 5 बराबर F माइनस 32 बटा 9 बराबर R बटा 4 बराबर K माइनस 273 बटा 5 हो जाएगा। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे छोटे छोटे परिभाषाओं के बारे में जहां से एग्जाम्पल भी आता है और कह सकते हैं कि परिभाषा से संबंधित क्वेश्चन भी बनता है। एंथैल्पी क्या होता है? एंथैल्पी का मतलब है कोई भी निकाय है, कोई भी वस्तु अपने आप में एक निकाय होती है। किसी भी निकाय में आंतरिक ऊर्जा जो होती है और बाह्य ऊर्जा जो होती है, आंतरिक ऊर्जा प्लस बाह्य ऊर्जा का योग ही कहलाता है दोस्तों एंथैल्पी। यानी किसी भी निकाय की कुल ऊर्जा, इसमें कितनी ऊर्जा है बाहर की और अंदर की, उसी को हम लोग एंथैल्पी बोलते हैं। निकाय की कुल आंतरिक ऊर्जा प्लस बाह्य ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को हम लोग कहते हैं एंथैल्पी। तो एंथैल्पी को H से प्रदर्शित किया जाता है, जिसको हम लोग E बोल देंगे, एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा बोल दिया, प्लस P यानी प्रेशर, ये मतलब वॉल्यूम, यानी उसके वॉल्यूम पर, उसके आयतन पर बाहर से कितना प्रेशर लग रहा है, उसकी वजह से उसमें कितनी एनर्जी आई है, उस एनर्जी को प्लस उसके आंतरिक ऊर्जा को, तो इसको हम लोग बोल देंगे एंथैल्पी। यहां से क्वेश्चन बनता है परिभाषा से संबंधित। एंट्रोपी क्या होता है दोस्तों? कोई भी वस्तु, मान लीजिए ये है, अगर ये वस्तु अगर बिखर जाएगा तो इसकी ऊर्जा मान लीजिए पहले से थी, तो इसके अणु के जो यादृच्छिक गति होती है, जो यादृच्छिक रूप से छिटक जाए अगर इधर उधर, तब भी उनको अगर हम लोग मापने की कोशिश करें तो वही मापने की क्रिया को हम लोग एंट्रोपी कहते हैं। किसी निकाय के अव्यवस्था की माप होती है। मान लीजिए ये दोस्तों, मान लीजिए क्लॉक है, अगर इसमें कोई ना कोई तो ऊर्जा है, अब हम इसको क्या करते हैं, तोड़ के अगर फेंक देते हैं, तब भी इसमें तो ऊर्जा, अगर इसको मिलाएं, ऊर्जा तो थी ना इसमें कुछ, तो यही जो यादृच्छिक रूप से जो मतलब अलग विलग हो गए थे, इनके माप को ही हम लोग क्या कहते हैं, अव्यवस्था के माप को ही हम लोग एंट्रोपी कहते हैं। बस इतना बात समझ लीजिएगा। सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी होती है दोस्तों? ब्रह्मांड की।
ब्रह्मांड में बहुत ज्यादा अव्यवस्था है। ब्रह्मांड में बहुत ज्यादा अव्यवस्था है, मतलब कोई ग्रह उधर है तो कोई ग्रह उधर है, कोई सौर मंडल उधर है, कोई तारा इधर उधर, मतलब सबसे ज्यादा अव्यवस्था कहां पर है? ब्रह्मांड में। सबसे ज्यादा कहां पर है दोस्तों? एंट्रोपी ब्रह्मांड में है। अब देखिएगा यहां से एक क्वेश्चन और पूछता है कि एंट्रोपी की परिभाषा किस उष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? तो एंट्रोपी की परिभाषा उष्मागतिकी के दूसरे नियम से मिलती है। उष्मागतिकी के दूसरे नियम से मिलती है। उष्मागतिकी के दूसरे नियम से मिलती है। दूसरे नियम से मिलती है, ये आपको ध्यान देना है। अब हम लोग बात करते हैं उष्मा चालकता गुणांक के बारे में। उष्मा चालकता गुणांक क्या होता है? उष्मा चालकता गुणांक कह सकते हैं एक कांस्टेंट वैल्यू है दोस्तों, जो उष्मा चालकता में काम आती है। इसको आपको केवल फार्मूला याद रखना है। उष्मा चालकता को K से प्रदर्शित किया जाता है और उष्मा चालकता बराबर होता है Q अपान टी इंटू एल अपान में ए इंटू डेल्टा थीटा, या फिर यहां पर कह लें डेल्टा टी बोल लीजिए यहां पर, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। डेल्टा टी क्या हो जाएगा? डेल्टा टी बोल लीजिए। इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत बार पूछा है। उष्मा चालकता गुणांक बराबर के बराबर Q अपान टी, यानी Q क्या है? आवश्यक उष्मा है, और L क्या है? लंबाई है, कह सकते हैं दो वस्तुओं के बीच की लंबाई है, दूरी है, और T क्या है? टाइम है। A क्या है? एरिया है, और T क्या है? तापांतर है, कितना ट्रांसफर हो रहा है, ताप में कितना अंतर है। तो इसी को क्या बोलते हैं? उष्मा चालकता गुणांक बोलते हैं, K को। अब इसका मात्रक आपसे पूछ लिया जाता है, मात्रक कैसे बताएंगे? बताइएगा। Q का मात्रक क्या हो जाएगा? यानी उष्मा का मात्रक कैलोरी हो गया। कैलोरी प्रति क्या हो गया? टाइम हो गया, यानी सेकेंड। कैलोरी प्रति सेकेंड। और यहां से ये L और L कट जाएगा, लंबाई लंबाई ये कट जाएगा, बचेगा एक, यानी मीटर, और ये बचेगा केल्विन। मीटर केल्विन बचेगा यहां पर नीचे, मीटर केल्विन बचेगा। ये होता है मात्रक। और इसी प्रकार से जब विमा निकालेंगे तो विमा आएगा, कैलोरी का क्या होता है? जूल का ml स्क्वायर टी माइनस टू होता है, ml स्क्वायर टी माइनस टू। और ये दोस्तों एक यल कट जाएगा, यहां से मीटर है ना, तो मीटर का एक यल कट जाएगा, एक यल कट गया। सेकंड का क्या हो जाएगा? टी, तो टी ऊपर जाएगा, -3 हो गया, -3 हो गया। केल्विन का हो जाता है थीटा, तो थीटा ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1। ये पूछा जाता है बहुत बार कि उष्मा चालकता गुणांक का विमा क्या होता है? ml, ये ml है दोस्तों, ml t-3 थीटा -1। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे न्यूमेरिकल के बारे में जो एग्जाम में पूछा जाता है। छोटा छोटा न्यूमेरिकल है और एक इसमें भयंकर न्यूमेरिकल है, उसको भी देखेंगे। कह रहा सेल्सियस, पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा? ये क्वेश्चन बहुत बनता है। अब देखिएगा, जैसे जैसे बोलेगा उसको हम लोग आराम से देख लेंगे। सेल्सियस है तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पर किस तापमान पर, दोनों समान ही देखेंगे, यानी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का मान बराबर किस ताप पर होता है? देखते हैं दोस्तों। 100 पर नहीं होगा, 0 पर नहीं होगा, 40 पर नहीं होगा, -40 पर होता है। कैसे? आइए चेक कर लेते हैं। अगर हम लोग C बराबर है भी -40 रखें और F बराबर भी -40 रखें, तो देखते हैं फार्मूला सेटिस्फाइड करता है कि नहीं करता है। देखिए दोस्तों कैसे फार्मूला होता है, C/5 बराबर F -32/9 बराबर आना चाहिए दोस्तों। C का मान कितना? -40/5 बराबर F का मान भी कितना लेना है? -40 -32/9। यहां पर किया हमने तो 5 × 5 5 × 40, यानी -8 आया, बराबर यहां से 40 3 72 आएगा, तो 9 8 72, ये भी -8 ही आएगा। इसका मतलब -40 डिग्री पर, -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। पानी का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है। पानी का क्वथनांक होता कितना है? उबलता कितने पे है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। इसको फ़ारेनहाइट में अगर कन्वर्ट किया जाए तो कैसे कर सकते हैं? F -32/9 होता है, F -32/9 बराबर C/5 हो जाता है, हो जाएगा। अब यहां पर रख दीजिए, फ़ारेनहाइट में बदलना है तो इसको छोड़ दीजिए, F -32/9
बराबर सी का मान हमको निकाल दिया हुआ है कितना, सी का मान 100 डिग्री सेल्सियस, सी को बदलना ही है तो 100/5 हो जाएगा। 5 एक 5, 5 भी सही हम 100, यहाँ से 9 दूना 18, 180 हो गया। F माइनस 32 बराबर 180 डिग्री और F बराबर आ जाएगा 32 प्लस 180 यानी 212 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 212 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो 212 फ़ारेनहाइट 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, डायरेक्ट पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 2000 ग्राम पानी के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक मात्रा की ऊष्मा ज्ञात कीजिए। आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आराम से जो दिया उसको लिख लेंगे। 2000 ग्राम है तो इसका मतलब m बराबर 2000 ग्राम, आराम से लिख लेंगे 2000 ग्राम हो गया। और क्या बोल रहा है देख लीजिए, 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया है और इसको बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा चाहिए। तो आवश्यक ऊष्मा बराबर हमने अभी क्या पढ़ा था, Q बराबर आवश्यक ऊष्मा एम एस टी यानी डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी पढ़ा था। अब m कितना है, m बराबर है 2000, 2000 लिख लिया हमने, इंटू s मतलब विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट होता है। स्पेसिफिक हीट यहां पर पानी का एक ही होता है, कितना होता है, 1 कैलोरी प्रति किलोग्राम केल्विन होता है। 1 कैलोरी प्रति किलोग्राम केल्विन होता है पानी की विशिष्ट ऊष्मा। तो S बराबर आपको यहां पर एक ही मिलेगा, एक रख दीजिए तो गुणे 1 गुणा में डेल्टा टी यानी तापांतर कितना हुआ, 10 से 50 हो गया, यानी कितना अंतर हुआ, तो 50 से यानी 10 में से घटा देंगे, 50 में से 10, 40 का अंतर हुआ, 40 डिग्री बढ़ाया गया। तो यहां से गुणा कर देंगे, 4 दूना 8 हो गया, 4 जीरो चढ़ा देंगे इस पे तो 80,000 कह सकते हैं जूल आएगा या कैलोरी आएगा, 80,000 कैलोरी आएगा। दोस्तों जब यहां पर हम लोग ग्राम में मात्रा लेंगे तो यहां पर कैलोरी लिखेंगे, अगर किलोग्राम में मात्रा लेंगे तो किलो कैलोरी लिखेंगे। तो यहां पर 80,000 कैलोरी आएगा आवश्यक ऊष्मा 10 से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए। ये सब न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अगला बोल रहा है 1 किलोग्राम जल का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए 80 डिग्री सेल्सियस करने के लिए आवश्यक ऊष्मा है। 30 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा पूछ रहा है। तो 1 किलोग्राम है यानी मात्रा कितनी ली गई है, 1 किलोग्राम, m बराबर ले लिया हमने 1 किलोग्राम, कोई बात नहीं है। चलिए 30 से 80 बढ़ा रहे हैं यानी डेल्टा टी कितना आ गया, 50 डिग्री सेल्सियस आ गया। डेल्टा टी कितना आ गया, 80 में से 30 घटाया 50 आ गया। तो कह रहे हैं आवश्यक ऊष्मा चाहिए। आवश्यक ऊष्मा के लिए Q बराबर क्या होता है, आवश्यक ऊष्मा एम एस डेल्टा टी होता है। अब एम एस डेल्टा टी के लिए m का मान 1 रख देंगे, s का मान स्पेसिफिक हीट, जल है तो जल का स्पेसिफिक हीट आपको 1 ही रखना है। अगर जल का स्पेसिफिक हीट आए तो 1, बर्फ का स्पेसिफिक हीट आए तो 1/2 रखना है, ये ध्यान देना है। बर्फ का स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा 1/2, जल का 1 होता है। डेल्टा टी आपने कितना लिया, 50 लिया, तो 50 का 1 में गुणा करेंगे, 50 किलो कैलोरी अब की बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 50 किलो कैलोरी लिखेंगे, क्योंकि जो द्रव्यमान था वो किलोग्राम में था। तो 50 आ गया यानी 50 किलो कैलोरी आएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है, उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा। इसको देखने के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो दिया है उसको आराम से लिख लेते हैं। C बराबर कितना है, 60 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में बदलना है तो C और F का फार्मूला लगाएंगे। तो C/5 बराबर F माइनस 32/9 कर देंगे। अगर आप लोग इसमें रख देंगे तो 60 डिग्री जानते किसके बराबर आ जाएगा, 140 फ़ारेनहाइट के बराबर आ जाएगा। ये आप लोग कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपको मिल जाएगा। दोस्तों AC/5, C की जगह 60 रख दीजिए, F का मान निकाल लीजिए। चलिए अगला, फ़ारेनहाइट पैमाने पर 98.60 तापमान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा। ये भी आसान है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट पूछा जाए या फिर फ़ारेनहाइट से सेल्सियस पूछा जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिख लेंगे। पहले F बराबर 98.60 और C का मान हमको निकालना है।
तो F माइनस 32/9 बराबर C बटा 5, यही लगा देंगे फार्मूला। F का मान रख देंगे यहाँ पर 98.60 बटा में 9 बराबर C बटा 5। यहाँ से C का मान आप सेल्सियस में निकालेंगे, C बराबर सेल्सियस में इस समीकरण से निकालेंगे, आंसर आप लोग कमेंट में कर देंगे दोस्तों। कितना आएगा C बराबर जब इसको सॉल्व किया जाएगा। तो इस फार्मूले से क्वेश्चन बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है, फार्मूला भी याद रखना है, संबंध जो भी होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पानी 212 फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो 100 डिग्री बोल लीजिए या फिर 200 फ़ारेनहाइट बोल लीजिए, सेल्सियस बोल लीजिए 100 या फिर 212 फ़ारेनहाइट बोलिए, बात एक ही है। और उबलता है और 32 फ़ारेनहाइट या फिर 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। पिघलता है कि मतलब जमता है, हाँ पिघलता है। यदि किसी दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है तो वह बराबर किसके होगा। तो 35 डिग्री आपसे पूछ रहा है कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो C बराबर 35 डिग्री सेल्सियस, C बराबर 35 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, आपको F बराबर निकाल लेना है। फिर से वही फार्मूला, C बटा 5 बराबर F माइनस 32 बटा में 9। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, फिर से फार्मूला C बटा में 5 बराबर F माइनस 32 बटा में 9 बराबर K माइनस 273 बटा में 5 बराबर R बटा में 4। ये संबंध याद रखिएगा, किसी से भी संबंध पूछा जा सकता है। चलिए, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है। तो 300 केल्विन के बराबर पूछ रहा है। के बराबर कितना 300 केल्विन, के बराबर कितना 300, के मतलब केल्विन दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो के मतलब केल्विन हो गया, और सेल्सियस में पूछ रहा है ना, तो सेल्सियस में पूछ रहा है तो सेल्सियस के लिए हम लोग ये कर देंगे प्रश्नवाचक। तो इसका फार्मूला होगा के माइनस 273 बटा में 5 बराबर C बटा में 5, 5 5 कटेगा तो C बराबर दोस्तों C का मान पूछ रहा है, तो K का मान आपको दिया है 300 है ना, तो K का मान आपको 300 दिया है। तो 300 माइनस 273 बराबर C करेंगे तो 300 में से 273 घटाएंगे दोस्तों, तो 27 डिग्री सेल्सियस आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी दोस्तों डिग्री सेल्सियस से केल्विन पूछा जाता है तो 273 जोड़ दिया जाता है, 273 जोड़ दिया जाता है। और अगर केल्विन से सेल्सियस में पूछा जाए तो 273 में से उसको घटा दिया जाता है, 273 घटा दिया जाता है। चलिएगा, तो ये रहा दोस्तों आज का आपका सवाल इतना सा। और क्वेश्चन एक बनता है दोस्तों, उसके बारे में समझ लीजिएगा। कहेगा कि कोई एक मतलब जल है, 10 ग्राम जल है और इसका ताप 10 डिग्री सेल्सियस है। 10 ग्राम जल है और इसका ताप 10 डिग्री सेल्सियस है। दूसरा कोई जल है, 100 ग्राम जल है। कितना है, 100 ग्राम जल है दोस्तों, और इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। इसको जब मिलाया जाएगा तब एक मिश्रण बनेगा, उसका ताप कितना होगा ये आपसे पूछता है दोस्तों। दोस्तों इसको निकालने का एक फार्मूला होता है, सीधा सीधा फार्मूला आपको याद रखना है, M1S1 T1 माइनस कैपिटल T बोल सकते हैं। यहां पर M1S1 T1 माइनस कैपिटल T बराबर M2S2 T2 माइनस कैपिटल T, T2 माइनस कैपिटल T, T2 माइनस कैपिटल T। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान देना है, M1 का मतलब इसका पहले वाले का ग्राम यानी 10 ग्राम है, S1 का मतलब इसकी विशिष्ट ऊष्मा यानी जल है तो एक ही होगी, T1 का मतलब है कि इसका टेम्परेचर कितना है उसको रख देंगे, और कैपिटल T मतलब ये मिश्रण का कैपिटल यानी मिश्रण का कितना टेम्परेचर होगा इसको रख देना है, बराबर M2 मतलब इसका द्रव्यमान कितना है 100 है, सही बात। S2 का मतलब इसका विशिष्ट ऊष्मा एक ही है, और T2 का मतलब ये T2 का मतलब इसका कितना टेम्परेचर है इसको रख देना है, और माइनस इस कैपिटल T यानी ये वाला आपको निकालना है। एक बात इसमें और ध्यान देनी है कि जो इसमें मान लीजिए ये 10 डिग्री सेल्सियस का है और ये 40 डिग्री सेल्सियस गर्म है, जब इन दोनों को मिलाया जाएगा तो कितनी ऊष्मा मिलेगी यही आपको बताना है। तो जो सबसे बड़ा ऊष्मा होगा इसमें, तो उसमें से T को घटाया जाएगा,
उसमें से टी को घटाया जाएगा। जैसे यहाँ पर T1 माइनस टी है, यहाँ पर T2 माइनस टी है, तो यहाँ पर आपको अदला बदली करनी पड़ेगी। अगर T1 है, T1 छोटा है तो छोटे को बाद में लिखा जाएगा, छोटे को बाद में लिखा जाएगा। यानी M1 का मतलब कितना है, 10 ग्राम है। S1 का मतलब इसका एक ही विशेष ऊष्मा है। T1 का मतलब दोस्तों ये 10 ग्राम, इसका 10 डिग्री सेल्सियस है। तो 10 डिग्री सेल्सियस छोटा है तो छेटों के बाद में लिखा जाएगा, कैपिटल टी को पहले लिखा जाएगा। -10 लिख दिया, T माइनस 10 बराबर M2 का मान इसका 100 ग्राम है तो इसको 100 लिख देंगे। H2 का मतलब एक ही होगा, जल है ये भी। अब यहाँ पर T2 हम लोग यहीं पर T2 को 100 ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये बड़ा वाला था तो बड़े वाले को पहले लिखेंगे, छोटे वाले को बाद में लिखेंगे। यहीं पर फेरी हेरा फेरी होती है, इसको ध्यान देना। अब 100 माइनस कैपिटल टी कर देंगे, यहां पर आपको टी का मान निकाल लेना है। 1 0 कट गया तो टी माइनस 10 बराबर 10 का 100 में गुड़ा 1000 माइनस 10 का टी में गुड़ा 10 टी हो गया। अब ये टी है और ये 10 टी है, इधर आएगा 11 टी हो गया। 11 टी बराबर ये 1000 में से 10 घटेगा तो 990 बचेगा। 11 से काट देंगे, 11 9 90, तो टी बराबर कितना आ जाएगा, टी बराबर 90 डिग्री सेल्सियस आएगा। यानी आप लोग जब 10 डिग्री सेल्सियस को और 100 डिग्री सेल्सियस वाले को आपस में मिलाएंगे और इसका 10 ग्राम और इसका 100 ग्राम है, तब टेम्परेचर कितना हो जाएगा, घटेगा ना कुछ कुछ, तो ये 100 का और कुछ घट जाएगा, घट के कितना आएगा, 90 डिग्री सेल्सियस आएगा। ये फार्मूला ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला लगेगा दोस्तों। चलिएगा, ये था आज का टॉपिक हम लोग का। छोटे छोटे टॉपिक को पढ़िए, जो इंपॉर्टेंट है और उस पर ध्यान कम जा रहा है उसको उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए दोस्तों। आराम से आप लोग 25 में 25 तक आप लोग टारगेट तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो भी आप लोग का डाउट होगा, जो भी आप लोग पढ़ना चाहते हैं उसको कमेंट कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।